तो अब हम लोग पीडिया शुरू करेंगे, बेसिक से पीडिया शुरू करेंगे, एक एक बारीकी चीजें हम लोग पीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं पीडिया। क्या है पीडियाट्रिक? पीडियाट्रिक के बारे में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको छोटी छोटी सारी कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। आने वाले टाइम पे जो क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हम बात करते हैं कि पीडिया, पीडिया मीन्स क्या होता है, तो हम बता दें पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड, और इट्रिक मीन्स क्या होता है? इट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट। इट्रिक मीन्स शुरू होता है ट्रीटमेंट, मतलब होता है इट्रिक का, और एक वर्ड आएगा जो आएगा आइस, और आइस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। जो पीडियाट्रिक है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से पीडिया को लिया गया है। पीडिया का मतलब, पीडियाट्रिक का मतलब क्या है? एक वर्ड आता है पीडिया, पीडिया का मतलब है चाइल्ड, ट्रिक का मतलब है ट्रीटमेंट, और आइज का मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो प्रॉपर मतलब देखिए पीडियाट्रिक का कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच पीडियाट्रिक है जिसके माध्यम से हम चाइल्ड केयर विथ इलनेस को केयर करते हैं। क्या करते हैं? केयर करते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है पीडियाट्रिक जिससे हम चाइल्ड की केयर और इलनेस के बारे में पढ़ते हैं। केयर मतलब अगर उसका हेल्थ अच्छा है तब भी हम केयर करेंगे, इलनेस है तब भी उसको केयर करेंगे। किसके माध्यम से केयर करेंगे? तो पीडियाट्रिक के माध्यम से केयर करेंगे, क्योंकि पीडिया का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड, इट्रिक का मतलब हुआ ट्रीटमेंट, और आइस का मतलब हुआ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ऐसे करके बहुत सारी मेडिकल के अंदर ब्रांचेस है जिस ब्रांच के माध्यम से अलग अलग चीजों की स्टडी किया जाता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया आपका, हिमेटोलॉजी हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया आपका। ऐसे बहुत सारी ब्रांच है और अलग अलग उनसे स्टडी हम लोग करते हैं। तो पीडियाट्रिक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके माध्यम से चाइल्ड विथ ट्रीटमेंट, मतलब चाइल्ड के ट्रीटमेंट का जो अध्ययन किया जाएगा किसके माध्यम से? पीडियाट्रिक के माध्यम से किया जाएगा। और कब हम इस केयर को स्टार्ट करते हैं? तो इस केयर को हम लोग जब कंसेप्शन से लेकर के कंसेप्शन टू एडोलेसेंट, कंसेप्शन टू एडोलेसेंट एज तक हम पीडियाट्रिक के माध्यम से चाइल्ड की केयर करते हैं, चाहे उसके इलनेस के बारे में हो, चाहे उसकी हेल्थ के बारे में हो, दोनों का जो स्टडी करते हैं वो पीडियाट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बने रहिए ऑनलाइन लक्ष्य लर्निंग कोचिंग में, सारी चीजें आपको सीखेंगे, विथ कंसेप्ट सीखेंगे, और जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वैसे हम आपको तुरंत आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लाएंगे जिससे कि आपका एक भी डाउट ना बने। तो हमने अभी बात किया कि कंसेप्शन से एडोलेसेंट तक हम लोग क्या करते हैं? चाइल्ड की केयर करते हैं। तो हम लोग कंसेप्शन मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, कंसेप्शन टू एडोलेसेंट, जो एज होती है 0 से लेकर के 18 ईयर तक होती है। अलग अलग जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री कंसेप्शन से 16 ईयर तक, जैसे यूएसए है, जापान है, कनाडा है, ये सारी कंट्री क्या है? डेवलप कंट्री में आती हैं। और ऐसी कंट्री, डेवलप कंट्री को बोलेंगे जो पूर्ण रूप से डेवलप हो, इस प्रकार की कंट्री को क्या बोला जाता है? डेवलप कंट्री बोलते हैं। तो यूएसए हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी कंट्री डेवलप है। और यहां पे जो चाइल्ड की केयर देते हैं कंसेप्शन से लेकर के
16 ईयर तक हम केयर प्रोवाइड करते हैं। और हम बात करें जैसे इंडिया, हमारा इंडिया किस कंट्री में आता है, तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। डेवलपिंग कंट्री वह कंट्री होती है जो अभी पूर्ण रूप से उनका विकास नहीं हुआ है, विकसित की ओर है, विकास होने जा रहा है, इस प्रकार की कंट्री को हम लोग डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। और वहां पे चाइल्ड की बात करें तो वहां पे हम 0 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को क्या करते हैं, केयर देते हैं। एक किस प्रकार की कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री में होता है। डेवलपिंग कंट्री में जैसे आपका इंडिया आ गया, जैसे आपका पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, नेपाल आ गया, ये सारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अभी ये डेवलप पूर्ण रूप से नहीं हुई, तो इस प्रकार की कंट्री को क्या बोलेंगे हम लोग, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। तो इन डेवलपिंग कंट्री में जो चाइल्ड की केयर होती है वो 0 से लेकर के 18 साल, मतलब कि कंसेप्शन से लेकर के जो एडोलेसेंट एज होती है वहां तक हम बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करते हैं इसको। अब आगे क्या क्या केयर प्रोवाइड करते हैं, कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस एज में केयर प्रोवाइड करवाना, उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप बने रहिए, आपका पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग केयर जो बच्चों को देते हैं वो क्या देते हैं, प्रिवेंटिव देते हैं। कौन सी केयर प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, प्रमोटिव, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, प्रमोटिव, क्रिएटिव और रिहेबिलिटिव। रिहेबिलिटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। जो 4 टाइप से केयर प्रोवाइड करवाते हैं, पहला प्रिवेंटिव, दूसरा परमेटिव, थर्ड क्या करते हैं क्रिएटिव, और फोर्थ रिहेबिलिटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंटिव केयर क्या होता है, प्रिवेंटिव केयर वह केयर होता है किसी डिसीज आने से पहले हम उसको प्रिवेंट कर दे, इस प्रकार की डिसीज को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिवेंटिव केयर देंगे। जैसे बच्चे की अच्छी हाइजीन मेंटेन करना है, ये सब क्या है, प्रिवेंटिव केयर में आता है। परमेटिव मतलब हेल्थ को और प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे का दे रहे हैं, अगर कोई बीमारी आ रही है उसको केयर कर रहे हैं, और अगर कई प्रकार की सर्जरी हो गई है उससे रिहेबिलिट कर रहे हैं, तो इस प्रकार की केयर को हम लोग रिहेबिलिटिव केयर बोलते हैं। जब हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोडल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। तो ये जितना भी रूप है वो किस प्रकार का है, वैसे ही प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्रिएटिव और रिहेबिलिटिव 4 प्रकार के बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं। अब प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे घर पे साफ सफाई रखना, बच्चों को अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, बिफोर अगर छोटा बच्चा है तो जैसे उसको बच्चे को टच करते हैं, टच करने से पहले अपना हैंड वॉश करना, कुछ खाना उसको दे रहे हैं, कुछ पीने के लिए दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, तो अच्छे से हैंड को वॉश करें जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बच्चों तक न जाए। इस प्रकार की केयर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। अब प्रमोटिव केयर क्या आता है, जो प्रमोटिव केयर आता है एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी प्रिवेंशन। और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, जब हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रिवेंशन होता है क्या कहलाता है, वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या कि कोई डिसीज आ गई है, उस डिसीज से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू डिसीज आने से पहले अपने बॉडी के अंदर उस बैक्टीरिया, उस आयरन, उस वायरस के अगेंस्ट हम अपनी बॉडी को बूस्ट कर दे, इस प्रकार के प्रिवेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। तो वह प्राइमरी जो प्रिवेंशन है किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है प्रमोटिव से रिलेटेड है। फिर क्रिएटिव मींस क्या होता है, क्योर करना होता है, मतलब अब बच्चे को कोई डिसीज हो गई है, अभी तक डिसीज नहीं थी, अभी हम जो कॉजेज था उसको प्रिवेंट कर रहे थे, हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन अब बच्चा इलनेस हो गया है, बच्चा बीमार हो गया है, उसको केयर करने के लिए क्रिएटिव केयर देते हैं। और इस केयर में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट देते हैं, डायग्नोस करवाते हैं, बच्चे का स्क्रीनिंग करवाते हैं और उसके माध्यम से बीमारी को पता लगा करके जो क्योर करते हैं। और चौथा होता है रिहेबिलिटिव। रिहेबिलिटिव मींस क्या होता है कि बच्चा बीमार हुआ या किसी प्रकार की उसको सर्जरी हुई है, अब सर्जरी से दोबारा अपने आप को रिकवर कर रहा है, तो इस प्रकार की केयर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिहेबिलिटिव केयर बोलते हैं।
तो 4 टाइप से बच्चों को केयर प्रोवाइड किया जाता है। किसके माध्यम से? पीडियाट्रिक के माध्यम से 4 प्रकार का केयर किसको प्रोवाइड किया जाता है? चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाता है। कब प्रोवाइड किया जाता है? कंसेप्शन से लेकर के एडोलेसेंट तक। और कंसेप्शन का एज क्या होता है? मतलब 0 से लेकर के 18 साल के बच्चे को जो प्रोवाइड करेंगे केयर, उसको हम बोलेंगे पीडियाट्रिक। मतलब 18 साल तक के बच्चों को, एडोलेसेंट एज तक के बच्चे को अगर हम लोग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसके माध्यम से करवाएंगे? तो आपको बताना है पीडियाट्रिक नर्सिंग के माध्यम से लगाएंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि पीडियाट्रिक का मतलब यही है कि कंसेप्शन से लेकर के एडोलेसेंट एज तक बच्चों को केयर प्रोवाइड करना। और किस प्रकार की केयर होगी? तो आपको बताना है प्रिवेंटिव होगी, परमोटिव होगी, क्रिएटिव होगी और रिहेबिलिटिव केयर होती। तो ऐसे करके 4 प्रकार की केयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इस कंसेप्ट को फर्स्ट बार किसने डेवलप किया? तो कभी कभी पूछा जाता कि बताइए ये सारी चीजें किसके माध्यम से हमको पता चली? तो आपको बताना है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। पीडियाट्रिक को जन्म किसने दिया? किसके दिमाग में पहली बार विचार आया कि ये सारी केयर पीडिया के माध्यम से दिया जाए? तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक, फादर ऑफ पीडियाट्रिक पूछा है तो आपको बताना है अब राहम जैकोबी। अब्राहम जैकोबी, इन्होंने फर्स्ट बार कंसेप्ट को डेवलप किया। इनके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि क्यों ना छोटे बच्चों को केयर प्रोवाइड किया जाए। और वो केयर प्रोवाइड करने के लिए एक साइंस को, एक ब्रांच को, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच बना दिया जाए और उस ब्रांच के माध्यम से सिर्फ किसकी केयर प्रोवाइड किया जाए? चाइल्ड की केयर प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने बताया कि अब्राहम जैकोबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया, इनके दिमाग में एक बार आइडिया आ गया। वो आइडिया ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये बीमार हो जाते हैं, इनको कैसे क्योर किया जाए, इनके हेल्थ को कैसे ध्यान रखा जाए। तो इन्होंने एक वर्ड बना दिया जिसका नाम, एक साइंस को डेवलप कर दिया जिसका नाम क्या है? पीडियाट्रिक। ये पीडियाट्रिक के माध्यम से बच्चों का केयर देने का बना दिया कि जितने भी पीडियाट्रिक के माध्यम से हम बच्चों को केयर प्रोवाइड करेंगे। तो किन्होंने बोला? अब्राहम जैकोबी ने बोला। इन्हीं इसीलिए इनको फादर ऑफ पीडियाट्रिक बोला जाता है। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक, आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक बताइए कौन, तो आपको बताना है अब्राहम जैकोबी। पीडियाट्रिक वर्ड कहां से आया? तो आपको बताना है ग्रीक वर्ड से आया। पीडिया का मतलब क्या? चाइल्ड। इट्रिक का मतलब क्या? ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या करते हैं? चाइल्ड की हेल्थ और इलनेस केयर को डील करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? पीडियाट्रिक बोला जाता है। तो कैसे कैसे डेवलप होता है पीडिया, जो चाइल्ड की स्टेज कैसे होती है उसको हम अब डिफाइन करेंगे कि कितने स्टेज में इनको डिफाइन किया गया है। स्टेज को डिवाइड किया गया 2 भागों में। पहला इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है? 0 वीक से 2 वीक कि बेबी को जाइगोट बोलते हैं। 2 वीक से लेके 8 वीक तक एम्ब्रियो बोलते हैं। और 8 वीक से एट बर्थ फीटस बोला जाता है। अब दूसरा आता है एक्स्ट्रा यूट्राइन। एक्स्ट्रा यूट्राइन 0 से 28 दिन नियोनेट। नियोनेट 28 दिन से लेके 1 ईयर इन्फेंट। 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों को
टोडाल बोला जाता है, टोडलर। 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल और 6 से लेकर के 12 साल के बच्चों को स्कूल और 13 से 18 ईयर एडोलेसेंट। अब देखिए जो स्टेज होता है, चाइल्ड का जो स्टेज होता है उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर दिए। 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया चाइल्ड के स्टेज को। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है आपका इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ क्या होता है भैया? इंट्रायूट्राइन लाइफ वह लाइफ होता है जब बेबी अपनी मां के यूट्रस के अंदर होता है, तो उसकी लाइफ को हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ। मतलब जो 37 वीक की प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ। क्योंकि नॉर्मल जो डिलीवरी का ड्यूरेशन होता है वो 37 वीक तक होता है। अगर 37 वीक तक जब तक बच्चा अपनी मां के यूट्रस, मां के वूम्ब में रहेगा, तब तक की लाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रा मतलब अंदर, किसमें? यूट्रस में। तो क्या बोल दिया गया उसको? इंट्रायूट्राइन लाइफ बोल दिया गया। मतलब जब तक बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रायूट्राइन लाइफ बोलेंगे। कब तक रहता हो? 37 वीक तक रहता है। देखिए फर्स्ट 0 से लेकर के 2 वीक तक के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट कब बनता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाइगोट कब बनता है, तो आपको बताना है जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्स्ट सेल बनता है उस फर्स्ट सेल को क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट कब बोलेंगे? जब 0 से 2 वीक तक की प्रेगनेंसी होगी तो क्या बोलेंगे उसको? जाइगोट बोलेंगे। तो जाइगोट के बारे में क्वेश्चन आता है, बताइए कि फर्टिलाइजेशन करने के बाद फर्स्ट सेल कौन बनता है? तो आपको तुरंत जवाब देना है कि फर्स्ट सेल जो डेवलप होता है उस सेल का नाम है जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्स्ट सेल डेवलप होता है उस सेल का नाम क्या है? जाइगोट नाम है। जाइगोट के बाद फिर डेवलपमेंट होता है अंदर 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और जैसी 8 वीक क्रॉस होता है और जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक बच्चे को क्या बोला जाता है? फीटस बोला जाता है। तो फीटस कब बोलते हैं? जब बच्चा 8 वीक क्रॉस कर जाता है तब क्या होता है? फीटस। तब हम बोलते हैं ना कि फीटल का हार्ट साउंड चेक कर लीजिए, फीटल हार्ट साउंड कितना है, उसी बच्चे को फीटस बोला जाता है। फीटल सर्कुलेशन पढ़ते हैं, उसी बच्चे को फीटल बोला जाता है। जो बच्चा अपना इंट्रायूट्राइन के अंदर 8 वीक को क्रॉस कर लेता, मतलब 8 हफ्ते को क्रॉस कर लिया, तो इस प्रकार के जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फीटस बोलते हैं। तो इंट्रायूट्राइन के अंदर 3 स्टेज हो गई, 0 से 2 वीक जाइगोट, 3 से 8 वीक एम्ब्रियो, 8 से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक बच्चे को क्या कहलाएगा? फीटस कहलाया जाएगा। और जैसे ही बच्चा जन्म ले लिया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा यूट्रस से बाहर आ गया, और यूट्रस से बाहर आ गया तो इसको, बच्चे को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा यूट्राइन बोलेंगे। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब क्या होता है कि अब बच्चा यूट्रस के अंदर नहीं रहा, बच्चा अब क्या हुआ? बाहर डिलीवर्ड हो चुका है। किस लाइफ में आ चुका है? एक्स्ट्रा यूट्राइन, यूट्राइन के बाहर आ चुका है। तो इस प्रकार के बच्चे को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा यूट्राइन बोलेंगे। तो इसकी क्या चली जाएगी? सेकेंड स्टेज चली जाएगी। तो 0 से 28 दिन का जो बच्चा है उसको हम लोग न्यूबॉर्न और नियोनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूबॉर्न और नियोनेट के नाम से जानते हैं। और जैसे ही बच्चा 28 दिन क्रॉस करता है और 1 साल तक उस बच्चे को इन्फेंट के नाम से हम लोग बोलते हैं कि बच्चा अभी इन्फेंट है। तो इसका मतलब कि बच्चा अभी 1 साल के अंदर है, तो क्या है? बच्चा इन्फेंट है। जैसे 1 साल से 3 साल होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? टोडलर हो जाएगा। तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे हम लोग? बच्चा अभी टोडलर है। तो एज समझ जाइएगा कितनी एज हो गई उसकी? 1 से 3 साल एज हो गई। और जैसे ही बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री स्कूल। क्यों? क्योंकि आजकल आप देखिए
बच्चा जैसे 3 साल का होता है उसको यूकेजी में, एलकेजी में उसको एडमिशन हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अभी उसकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी बच्चा प्री स्कूल में है, तो इस प्रकार के बच्चों को क्या बोलेंगे कि बच्चा अभी प्री स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ है, तो इसलिए उसकी एज को क्या डिफाइन कर दिया गया, प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज कब होती है, तो आपको बताना है कि 3 साल से 6 साल का जो बच्चा होता है क्या होता है, प्री स्कूल में होता है। फिर जैसे ही 6 साल क्रॉस होता है, देखिए 5 साल का बच्चा हो गया, 6वें साल में लग गया, तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, उस एज को पीडियाट्रिक में क्या डिफाइन कर दिया गया, स्कूल एज डिफाइन कर दिया गया। भैया बच्चा 6 साल से 12 साल का बच्चा है, तो इस काल के बच्चे को हम लोग स्कूल एज बोलने लगे कि बच्चा अब स्कूलिंग ज्वाइन कर लिया, बच्चा स्कूल में पढ़ने लगा, तो बच्चे की एज क्या हो गई, स्कूल एज। कब होगी, जब 6 साल से 12 साल का बच्चा होगा, तो क्या कहलाएगा, स्कूल एज कहलाएगा। और जैसे बच्चा 12 साल के ऊपर होता है, 13 साल होता है, और 13 साल में और 18 साल तक क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट एज बोला जाता है। मतलब अब बच्चा क्या हुआ, एडोलेसेंट हो गया, तो 13 साल के अंदर बच्चे क्या हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते हैं। फीमेल के अंदर जब सेकेंड सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है, तो 13 साल के अंदर पहली बार उसको क्या आता है, पहली बार मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मिनार्ची बोलते हैं। और जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थिलार्ची बोलते हैं। तो मतलब इसका मतलब सफा है कि 13 से 18 साल के एज को हम लोग एडोलेसेंट एज बोलते हैं। तो ऐसे करके जो चाइल्ड की स्टेज है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ का मतलब क्या, कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर था तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन में आया मतलब उसकी डिलीवरी हो गई, तो कौन सी लाइफ उसकी डेवलप हो गई, उसकी लाइफ डेवलप हो गई एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो इतने सारे हमने स्टेज पढ़ा। और ये जो नियोनेट होता है इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है अर्ली। अर्ली क्या होता है, 0 से लेकर के 7 दिन का जो बच्चा होता है क्या कहलाता है, अर्ली कहलाता है। और एक होता है लेट का मतलब 7 दिन से जो बच्चा 28 दिन का होगा उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, लेट कहलाएंगे। लेट बच्चा होगा, लेट नियोनेट और अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट का मतलब कि 0 से 7 दिन का बच्चा है तो अर्ली नियोनेट, 7 दिन को क्रॉस कर दिया 28 दिन तक पहुंच गया तो लेट नियोनेट। तो नियोनेट की कैटेगरी को कितने भागों में डिवाइड किए, 2 भागों में। कौन कौन से, अर्ली और नियोनेट। अर्ली 0 से 7 दिन और लेट 7 से 28 दिन। तो ऐसे करके हम उसकी स्टेज को डिवीजन कर दिए हैं। अब जो आप ये स्टेज देख रहे हो, एक बार आप इसकी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इन्फेंट की एज क्या होती है। तो आपको क्या बताना है कि इन्फेंट की जो एज होती है वो एज होती है 28 दिन से लेकर के 1 साल के बच्चे को क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता है। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप ज्वाइन किए हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो आपको मिलेगी, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए कि यह कंसेप्ट लोगों से छूटे ना, क्योंकि आने वाले कुछ समय में 15 से 20 मिनट में पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। बच्चे का वेट पढ़ेंगे, नॉर्मल हाइट पढ़ेंगे, हेड सर्कम्फ्रेंस पढ़ेंगे, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस पढ़ेंगे, सारी चीजें अभी खत्म होने वाली हैं। देर न करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे आपको क्लास चाहिए, क्लास आपको पसंद कैसे आ रही है। लाइक शेयर आपका हमें एनर्जी देगा, एनर्जी बूस्ट होगी और अच्छे से आपको हम टीच कर पाएंगे, आप तक अपना कंटेंट पहुंचा पाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री वे। ये स्टेज की बात थी, स्टेज हो गया खत्म। और अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। बच्चे का वेट के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल वेट, नॉर्मल हाइट, नॉर्मल हेड सर्कम्फ्रेंस। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ही आप कंसेप्ट खत्म करेंगे तुरंत आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे वेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेट के बारे में पढ़ेंगे। कि अब हम बता दें, एट बर्थ नॉर्मल वेट 2.5 kg से लेके
3.8 kg तक क्या बोला जाता है, नॉर्मल वेट बोला जाता है। मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो नॉर्मल वेट कितना होगा, 2.5 किलो से लेकर के 3.8 केजी, मतलब 2.5 केजी से लेकर के 3.8 केजी तक अगर किसी बच्चे का वेट है तो वो वेट क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 2.5 किलो से बच्चा कम है, 2.5 केजी से बच्चा कम है, तो बच्चा क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। मतलब अगर अपने नॉर्मल वजन को, जो 2.5 किलो वजन चाहिए, अगर उस वजन से बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बच्चा क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। अगर यही वजन 1500 के नीचे हो जाए, 1500 ग्राम के नीचे हो जाए, तो बच्चा क्या कहलाएगा, वेरी लो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरी लो वेट, वेरी लो वेट कहलाएगा, वेरी लो वेट बच्चा कहलाएगा। और अगर यही वजन 1000 ग्राम से नीचे हो जाए तो यही बच्चा क्या कहलाएगा, यही बच्चा एक्सट्रीमली लो वेट कहलाएगा। तो 3 कैटेगरी है। नॉर्मल वेट जो बच्चे का है कितना होगा, नॉर्मल वेट अगर मतलब किसी की जब बच्चे कोई बर्थ होता है, एट बर्थ उसकी जो नॉर्मल वेट होगा कितना होगा, 2.5 केजी से लेकर के 3.8 केजी तक। मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो के ऊपर बच्चा है, 3.8 केजी तक है, तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 2.5 किलो से बच्चा कम हुआ तो क्या कहलाएगा, बच्चा लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। और अगर 1500 ग्राम से नीचे हो गया तो क्या कहलाएगा, वेरी लो वेट कहलाएगा। और अगर 1000 ग्राम से नीचे कहलाएगा तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। तो ऐसे करके 3 कैटेगरी है। तो अभी तो बात हो गई कि अगर बच्चा अपने नॉर्मल वजन से कम है तो बच्चा क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी। लेकिन अगर वेट को बच्चा गेन कर लेता है 4000 ग्राम, 4000 ग्राम अगर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, माइक्रोसोमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोसोमिया। माइक्रोसोमिया का मतलब क्या है कि बच्चा के जो वजन है वो वजन काफी बढ़ चुका है। तो इस प्रकार के बच्चों को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोसोमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोसोमिया। कब, जब बच्चे का 4000 ग्राम से ऊपर वजन हो गया। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे का वेट किया गया, बच्चे का वेट कितना आया, 4000 ग्राम। मतलब कि 4 किलो बच्चा हुआ तो 4 किलो का मतलब क्या है, बच्चे का वेट बढ़ गया। और बच्चे का अगर वेट बढ़ गया तो क्या कहलाएगा, बच्चा माइक्रोसोमिया कहलाएगा। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि माइक्रोसोमिया कब बोलेंगे, तो आपको बताना है कि बच्चा अगर 4 किलो हो जाता है, 4 किलो के ऊपर हो जाता है, तो इस प्रकार के बच्चों को क्या बोलेंगे, माइक्रोसोमिया बोलेंगे। क्योंकि हमने नॉर्मल वेट पढ़ा कि 2.5 केजी से लेकर के 3.8 केजी नॉर्मल वेट होता है। अब इस वेट से बच्चा बढ़ गया, 3.8 केजी से बच्चा बढ़ गया, कितना हो गया, 4000 ग्राम का, तो क्या बोल दिए बच्चे को, माइक्रोसोमिया बोल दिए। अब बच्चा जब 2.5 किलो का नॉर्मल था, 2.5 किलो से कम हो गया तो क्या हो गया, लो बर्थ वेट बेबी हो गया। और इसकी कंडीशन कब होती है, जब बच्चा प्री टर्म होता है। प्री टर्म, अब प्री टर्म का मतलब क्या है, अगर बच्चा 37 वीक प्रेगनेंसी से पहले डिलीवर हो जाए तो इस प्रकार के बच्चे को क्या बोलेंगे हम लोग, प्री टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के बच्चे को प्री टर्म बोलते हैं। प्री मतलब अपने टर्म और कंडीशन से पहले बच्चा इस दुनिया में आ गया, इस प्रकार के बच्चे को क्या बोलेंगे, प्री टर्म डिलीवरी बोलेंगे। और अगर प्री टर्म डिलीवरी होता है तो चांसेस है कि बच्चा क्या हो, बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो। तो इसीलिए अगर बच्चा अपनी नॉर्मल ड्यूरेशन को कंप्लीट नहीं करता, जितना उसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में रहना चाहिए, उस लाइफ से पहले बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो इस प्रकार के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री टर्म। कब बोलते हैं, जब बच्चा अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले इस दुनिया में आ जाता है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो कितनी होती है, 37 वीक से लेके 42 वीक तक नॉर्मल होती है। 37 वीक से लेकर के 42 वीक तक क्या होती है, इस प्रकार की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टर्म बोलते हैं। मतलब अब बच्चा इस ड्यूरेशन में डिलीवर्ड हो रहा है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर इस वीक से पहले बच्चा हो गया तो क्या कहलाएगा,
प्रीटर्म कहलाएगा। और अगर बच्चा प्रीटर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, लो बर्थ वेट बेबी हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रीटर्म हो तो लो बर्थ वेट बेबी हो, लेकिन 90% चांस है कि अगर बच्चा प्रीटर्म हो रहा है तो 100% क्या हो, लो बर्थ वेट बेबी होता है। क्योंकि बच्चा अपनी इंट्रायूट्राइन लाइफ को कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले इस दुनिया में चला आता है और बच्चे का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं, वेरी मतलब कि लो बर्थ वेट बच्चे को बोलते हैं। कब, जब बच्चा प्री टर्म डिलीवरी हो गया। प्री टर्म का मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ से पहले हो गया। और एक होता है पोस्ट टर्म, एक क्या होता है, पोस्ट टर्म। और जब बच्चा पोस्ट टर्म हो जाएगा तो मतलब कि 42 वीक के बाद जब बच्चा डिलीवर्ड होगा तो क्या कहलाएगा, आपका पोस्ट टर्म। और अगर पोस्ट टर्म डिलीवरी होती है तो बच्चे का चांसेस है क्या हो जाएगा, माइक्रोसोमिया हो जाएगा। मतलब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ की एज को क्रॉस कर गया, अब बच्चे का वजन बढ़ जाएगा। और अगर बच्चे का 4000 ग्राम से ऊपर बच्चे का वजन हो गया तो बच्चा क्या कहलाएगा, माइक्रोसोमिया कहलाएगा। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए माइक्रोसोमिया क्या होता है, तो आपको तुरंत आंसर देना है कि 4 किलो के ऊपर बच्चा क्या कहलाएगा, माइक्रोसोमिया कहलाएगा। नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है, तो जब आपको कहीं ए ऑप्शन मिल जाए, इस ऑप्शन से बीच में कहीं मिल जाए तो क्या कहलाएगा, वो नॉर्मल वेट कहलाएगा। कितना, 2.5 केजी से लेकर के 3.8 केजी तक। अगर इस वेट में आपको बच्चा मिलता है तो बच्चा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। और अगर इस वेट से बच्चा नीचे आ गया तो क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। और अगर इस वेट को क्रॉस कर गया तो बच्चा क्या कहलाएगा, माइक्रोसोमिया कहलाएगा। मतलब बच्चे का वेट बढ़ गया है तो माइक्रोसोमिया, वेट कम हो गया है तो लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे आपको डिफाइन करना है। लो बर्थ वेट बेबी बच्चा कब होगा, जब प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्री टर्म हो जाएगी। बच्चा अपने कंप्लीट एज नहीं करता, इंट्रायूट्राइन एज को कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले इस दुनिया में आ गया तो क्या हो जाएगा, प्री टर्म। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि प्री टर्म डिलीवरी कब बोलेंगे, तो आपको बताना है 37 वीक से पहले बच्चे की डिलीवरी हो गई तो इस प्रकार के बच्चे को प्री टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्री टर्म बोला जाता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जो नॉर्मल वैल्यू दी हुई है इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इससे कई सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे कोई पूछे कि प्री टर्म डिलीवरी कब, 37 वीक से पहले। पोस्ट टर्म कब, 42 वीक के बाद। टर्म डिलीवरी कब होगी, 37 वीक से लेकर के 42 वीक के बीच में अगर बच्चा अभी दुनिया में आता है तो वो डिलीवरी क्या कहलाएगी, टर्म डिलीवरी कहलाएगी। मतलब तो सारी शर्तों को मंजूरी के साथ इस दुनिया में आ रहा है। जो लोगों ने, जो साइंस वालों ने इस मंजूरी को बनाया, इस विधान को बनाया कि अगर 37 वीक से 42 वीक के बीच में किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो इस प्रकार के बच्चे को आप टर्म कह देना, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, बच्चा टर्म कहलाएगा। और अगर 37 वीक से पहले बच्चा इस दुनिया में आ गया तो बिन पूछे उसको प्री टर्म बोल देना। और अगर 42 वीक का बच्चा क्रॉस कर जाता है बिन पूछे उसको पोस्ट टर्म बोल देना और आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप एक एक्यूरेसी आंसर देंगे और वो कब दे पाएंगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। पीडिया के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे जो आपके समझ में नहीं आया, आज तक आप जिस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं वो सारा चीज इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसे लग रही है, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बोलिए चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे आपका एक एक कमेंट, आपकी एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देगा, हम बूस्ट होंगे और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आने वाले टाइम पे पीडियाट्रिक से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। क्योंकि आप वहां पे पढ़ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं जहां पे कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। हम आज ऑनलाइन आए हैं लेकिन ऑफलाइन जब हम कोचिंग चला रहे थे तो बहुत सारे बच्चों के यहां से सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे अपने सपनों को यहां से साकार किए हैं। अब आपकी बारी है अपने सपनों को साकार करने के लिए। और अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस लक्ष्य नर्सिंग कोचिंग से जुड़ जाइए।
आपका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका सपना हमारा सपना है, और जब किसी दूसरे का सपना अपना सपना बन जाता है तो आपके सपने तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले एनएम के एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन पीडीएफ करवा देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले यहां से नहीं है। बस लगे रहिए, बने रहिए, आने वाला टाइम आप ही का है। ये नॉर्मल हमने देखा कि नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चे का वेट कैसे बढ़ता है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बच्चे का वेट बताइए कैसे बढ़ता है। बहुत सारे एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो सारी चीज आज क्लियर कर देंगे, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बस आप बने रहिए। देखिए एट बर्थ 2.5 kg से लेके 3.5 kg। अब जैसे डबल एट 1 ईयर, ट्रिपल एट 2 ईयर, क्वाड्रुपल। फोर टाइम्स at 3 years, at 3 years 5 times, at 10 years 10 times। टेन टाइम्स। अब देखिए जब बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे का वजन कितना था, तो 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक था। लेकिन अब बच्चा ग्रोथ करेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन स्टेटस पता लगाने के लिए ऐसा कौन सा इंडिकेटर है कि बच्चे का अच्छा न्यूट्रिशन है, उससे हम पता लगाया जा सके। तो आपको आंसर देना है कि वेट और हाइट दोनों ऐसे पैरामीटर हैं, दो ये बचाएंगे कि बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। न्यूट्रिशन स्टेटस पता लगाने के लिए आप वेट चेक कर लीजिए, हाइट चेक कर लीजिए, बच्चे का आपका न्यूट्रिशन स्टेटस पता लग जाएगा कि बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे को कैसे केयर मिल रही है। ये सारी चीज, कोई बच्चे के अंदर डिसीज तो नहीं है, बच्चे अपने पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा वेट और हाइट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वेट और हाइट से आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है। अगर बच्चे का वजन बहुत अच्छा है तो इसका मतलब कि बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर बच्चे को वजन अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। कब, जब बच्चे को 5 मंथ में दोबारा वेनिंग करेंगे, बच्चे को वेट करेंगे, और अगर बच्चा डबल हो जा रहा है, जब बच्चा जन्म लिया था 2.5 किलो का था और अब 5 महीने बाद आपके क्लिनिक में आ रहा है और आप बच्चे का वजन कर रहे हो और बच्चा अगर 5 किलो का हो गया तो इसका मतलब बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्योंकि जो ग्रो करने का टाइम है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 5 महीने के अंदर बच्चा डबल हो जाना चाहिए, और अगर बच्चा डबल हो रहा है तो इसका मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा है। तो न्यूट्रिशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, वेट और हाइट। और वेट और हाइट में पूछे तो क्या बताना आपको, वेट, क्योंकि वेट कैसे होता है 5 महीने में डबल हो जाता है। कितने महीने में डबल हो जाता है, 5 महीने में। क्या डबल हो जाता है, वेट डबल हो जाता है। अरे किसका हो जाता है भाई, चाइल्ड का, जो बच्चा पैदा हुआ उसका वजन
5 महीने के अंदर 2 गुना हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए बच्चे का वजन 2 गुना कब हो जाएगा, तो आप क्या बता दोगे? 5 महीने के अंदर। और कभी कभी अगर 6 महीने लिखा है तब भी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 5 से 6 महीने के बीच बच्चा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्या दुगना हो जाएगा? बच्चे का वजन दुगना हो जाएगा, वेट दुगना हो जाएगा। कितने महीने में? 5 से 6 महीने में। एग्जैक्ट कोई पूछे 5 महीना, अगर 5 और 6 दोनों लिखा आता है तो 5 महीने, 5 महीने नहीं है 6 लिखा आया तो आपका 6 भी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास कि बच्चा जैसे 1 साल का होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 गुना बच्चा का वजन बढ़ जाएगा। कब? जब बच्चा 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा तब। जब बच्चा पैदा हुआ कितने किलो का था? 2.5 किलो का। और 1 साल का बच्चा हो गया और आपकी कोई क्लिनिक में आ जाए और बच्चे का वजन करवा ले और बच्चे का वजन 7.5 किलो निकल जाए, समझ जाइएगा बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, बच्चे की जो केयर हो रही बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रिशन बताता है कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। कौन बताता है? वेट बताता है। अगर उसका वेट 7.5 किलो हो गया कब? जब 1 साल में आपके पास आया, आपने बच्चे का वजन किया। जब बच्चा पैदा हुआ था 2.5 किलो का था, अब बच्चा 1 साल के बाद आया है 7.5 किलो हो गया, मतलब 3 गुना उसका वजन बढ़ गया। तो बच्चे का 3 गुना वजन कब बढ़ता है? तो बताना है 1 साल के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ नहीं सकते। कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार। आप एनएचएम का एग्जाम उठा लीजिए, एम्स का एग्जाम उठा लीजिए, किसी का भी एग्जाम उठा लीजिए, सीएचओ का एग्जाम उठा लीजिए, सारे एग्जाम में पूछा गया कि बताइए भैया बच्चा दुगना कब हो जाता है? तो आपको सीधा आंसर देना है 5 महीने के अंदर बच्चा दुगना हो जाता है। बताइए भैया बच्चा 3 गुना कब हो जाता है? तो बताना भैया बच्चा 3 गुना 1 साल के अंदर हो जाएगा। कोई आएगा बताइए भैया हम डॉक्टर साहब बताइए हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर साहब यही बताएंगे कि बच्चे को तो 1 साल के अंदर 3 गुना हो जाना चाहिए, और अगर 3 गुना नहीं हुआ तो बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। किसके अकॉर्डिंग? पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग अब्राहम जैकोबी ने बताया कि बच्चा 1 साल का होगा तो 3 गुना का हो जाएगा, और अभी बच्चे 3 गुना का नहीं हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। या तो प्रॉब्लम चल रही कि बच्चे को अच्छा जो खान पान मिल रहा है वो लग नहीं रहा, या तो बच्चे को प्रॉपर खान पान मिल नहीं रहा, वो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे अभी एम्स में आया था क्वेश्चन 2021 के एम्स में जो क्वेश्चन अभी आया था वो आया था, बताइए कि बच्चा 4 गुना कब हो जाता है? तो आपका आंसर चला जाएगा जैसे बच्चा 2 साल का होता है तो उसका जो वजन होता है 4 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 4 गुना, मतलब 3 किलो का बच्चा तो सीधा सीधा 2 साल के अंदर कितने किलो हो जाएगा? 12 किलो का हो जाएगा। फिर बच्चा 3 साल के अंदर 5 गुना बढ़ जाता है, और जैसे ही बच्चा 10 साल का होता है, कितने साल का होता है? 10 साल का बच्चा होता है, कितने गुना बढ़ जाता है? 10 टाइम बढ़ जाता है, मतलब 10 गुना बच्चा बढ़ गया। कब? जब बच्चा 10 साल का हुआ। इसका मतलब अगर कोई बच्चा 3.5 किलो का जब पैदा हुआ था 3.5 किलो का था, और 10 साल बाद उस बच्चे की वेट को नापा जाएगा तो उस बच्चे का वेट कितना हो जाएगा? तो उस बच्चे का वेट हो जाएगा 35 किलो। 35 किलो का मतलब क्या हुआ कि बच्चा 10 गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया? 10 गुना। तो कोई आपसे पूछे बताइए बच्चा 10 गुना कब बढ़ जाएगा? तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? 10 साल में बच्चा चला जाएगा 10 गुना। अब समझिए 5 महीने में डबल, 1 साल में ट्रिपल, 2 साल में 4 टाइम, 3 ईयर में 5 टाइम, और 10 ईयर में 10 टाइम, मतलब 10 साल के अंदर बच्चा 10 गुना बढ़ गया। तो ये वजन का तरीका है। और आपसे क्वेश्चन इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, 4 गुना कब होगा। अब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इस वीडियो की, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में, अगर अभी आप नोट्स में पढ़ रहे हो तो नोट्स में इसको नोट्स करते जाइए, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट के बाद इसको अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आएगी, जब भी पीडिया की बात आएगी तो इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, 100% बनेगा। आने वाला सोच लीजिए आपके एग्जाम में, इस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइट। क्या पढ़ेंगे? हाइट पढ़ेंगे। हाइट भैया, हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एट बर्थ हाइट कितनी होती है। एट बर्थ
हाइट कितनी होती है, तो आपको बताना है कि जो एट बर्थ हाइट होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक। एवरेज की बात करें 45 से 50 सेंटीमीटर हाइट होती है किसकी, बच्चे की। जब बच्चा बर्थ हुआ एट बर्थ कितनी हाइट इसकी होगी, 45 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक। और इंच में बात करें, इंच में बात करें, इंच में, तो इंच में जो होगी उसकी 18 इंच से लेकर के 20 इंच तक बच्चे की हाइट होगी। अब हमको पता है कि 1 इंच बराबर, तो आपको बताना है कि 1 इंच बराबर 2.454 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर बच्चा 18 से 20 इंच का है तो बच्चा क्या है, नॉर्मल, मतलब उसकी जो नॉर्मल उसकी हाइट है। और अगर ये हाइट से कम होता है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नॉर्मल एट बर्थ हम हाइट चेक करते हैं बच्चे की, कितना चेक करते हैं, 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। और कभी ऑप्शन में दोनों हो तो आपको क्या बताना है, 50 सेंटीमीटर बताना है। क्या बताना है, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें हरदम बड़ा सोचना है, मतलब जो बड़ा चीज है उसको वैल्यू लेनी है। तो अगर 50 सेंटीमीटर तो क्या लेंगे, 50 सेंटीमीटर लेंगे। तो बच्चे की हाइट कितनी होगी नॉर्मल, 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर। और कोई इंच में पूछ ले तो क्या बताएंगे, 18 से लेकर के 20 इंच तक। अब बच्चा डबल कब हो जाता है, तो जो बच्चा डबल होता है वो होता है 4 ईयर में। कितने ईयर में, 4 ईयर में बच्चा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। और जैसे बच्चा 13 ईयर का होगा, कितने ईयर का, 13 साल का बच्चा होगा, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ था तो 45 से 50 सेंटीमीटर था, जैसे ही बच्चा 4 साल का हुआ तो डबल हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर का हो गया। और जैसे ही बच्चा 13 साल का हुआ तो कितने सेंटीमीटर का हो गया, ट्रिपल हो गया, मतलब कि 3 गुना उसकी हाइट बढ़ गई। अगर 50 सेंटीमीटर थी तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बच्चे की हाइट यहीं तक बढ़ती है, ट्रिपल तक। इससे कुछ ऊपर जाता है लेकिन 4 गुना कभी नहीं जाता है। किसी की भी हाइट आप 4 गुना नहीं देखेंगे। तो बच्चा की वेट, जब बर्थ बच्चा हुआ तो कितनी हाइट थी, 18 से 20 इंच, 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर। और जैसे बच्चा 4 साल का हुआ कितना हो गया, डबल। और जैसे बच्चा 13 साल का हुआ तो क्या हो गया, ट्रिपल। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बच्चा डबल हाइट कब हो जाएगी, तो आपको बताना है 4 साल में। बताइए बच्चे की हाइट ट्रिपल कब हो जाएगी, तो आपको क्या बताना है, 13 साल के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 2.5 सेंटीमीटर फर्स्ट 6 मंथ तक इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करेगा, फर्स्ट 6 मंथ बच्चा 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा। देन 1.5 सेंटीमीटर नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगर ये करेगा तो 15 सेंटीमीटर, ये करेगा तो 10 सेंटीमीटर। तो 1 साल के अंदर बच्चा कितना बढ़ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और अगर बच्चा 25 सेंटीमीटर बढ़ गया तो इसका मतलब 1 साल के अंदर जो बच्चे के अंदर हाइट की ग्रोथ हुई कितने परसेंट हुई, 50% हुई। कितने परसेंट हुई, 50%। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि बताइए 1 साल के अंदर बच्चे की जो हाइट का ग्रोथ हुआ कितने परसेंट हुआ, तो परसेंट में पूछेगा तो क्या बताओगे, 50% बच्चे की हाइट में ग्रोथ हुआ। और पूछेगा कितने सेंटीमीटर बढ़ गया, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो मतलब जब 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसकी जो हाइट हो जाएगी 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जैसे 2 साल का बच्चा होगा 85 सेंटीमीटर हो जाएगी, 3 साल का बच्चा होगा 95 सेंटीमीटर हो जाएगी, और 4 साल का बच्चा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब हाइट जो है बच्चे की 4 गुना कब हो गई, 4 साल के अंदर हो गई। फर्स्ट 6 महीने तक जो बच्चे की हाइट बढ़ती है 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती 6 महीने तक, तो 6 महीने के अंदर 15 सेंटीमीटर बढ़ गया। देन फिर जो नेक्स्ट 6 मंथ आएगा बच्चे की हाइट कैसे बढ़ती है,
5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती है तो 6 महीने में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो टोटल बच्चे की हाइट बढ़ेगी एक साल के अंदर 25 सेंटीमीटर बढ़ेगी। और जब बच्चा हुआ था 50 सेंटीमीटर का, अब एक साल के अंदर कितने हो जाएगा 75 सेंटीमीटर का। तो आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज बताइए बच्चे की एक साल के अंदर कितना परसेंट बच्चा ग्रो कर लिया, तो आपको बताना है कि 50% बच्चा ग्रो किया एक साल के अंदर परसेंटेज में। और कोई आपसे पूछे कि हाइट कितना बच्चे की बढ़ गई एक साल के अंदर, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर बच्चा 50 सेंटीमीटर का है तो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा 75 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये रही हाइट से भी क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने नोट पॉइंट में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा इस क्लास में। ये हाइट रही आपकी। अब हम 2 चीजें और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू सेशन लाएंगे जिससे आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जब एक बार आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको एमसीक्यू देने में बहुत ही आसान रहेगा। अब हम पढ़ेंगे एचसी और सीसी। एचसी का मतलब क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस, हेड सरकमफ्रेंस एट बर्थ कितना होता है, एट बर्थ तो आपको बताना है 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल होता है। चेस्ट सरकमफ्रेंस कोई पूछे तो बताना है 31 सेंटीमीटर से लेकर के 33 सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल होता है। कब होता है नॉर्मल, जब बच्चे का बर्थ होता है। तो हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल कितना होता है 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर क्या होता है नॉर्मल, मतलब 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक क्या होता है बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस। से क्या है, ये हमारा हेड है और इसके सरकमफ्रेंस को जब हम मेजरिंग करेंगे तो क्या कहलाएगा, हेड सरकमफ्रेंस। तो जो ए हेड सरकमफ्रेंस होता है नॉर्मल एट बर्थ कितना होता है तो बताना है 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर। और कोई एवरेज पूछ ले तो आप बता देना भैया उसको 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर क्या होता है, एवरेज हेड सरकमफ्रेंस होता है। और जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है कितना होता है 33 सेंटीमीटर होता है। मतलब 31 सेंटीमीटर से लेकर के 33 सेंटीमीटर तक क्या होता है नॉर्मल। क्या होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस, क्या होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है। कब, जब बच्चा जन्म होगा एट बर्थ 31 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर तक क्या होता है नॉर्मल होता है का चेस्ट सरकमफ्रेंस। और हम हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो जो हेड सरकमफ्रेंस से कितना रहेगा वो नॉर्मल रहेगा आपका 33 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब जब जैसे बच्चा 1 साल का हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा 1 साल का हो जाएगा, तो आपका जो हेड सरकमफ्रेंस है वो पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर। कितना पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। और जो आपका चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो भी कितना पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि बताइए, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल कब हो जाते हैं, तो आपको बताना है इक्वल हो जाते हैं 1 साल के अंदर। कब हो जाते हैं 1 साल के अंदर क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। 1 साल के अंदर क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही 1 साल बच्चा होगा क्या होगा 1 साल बच्चे का जब ड्यूरेशन हो जाएगा, मतलब इन्फेंट हो जाएगा बच्चा, 1 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं इन्फेंट। जब इन्फेंट हो जाएगा तो उसका जो हेड सरकमफ्रेंस है और जो उसका चेस्ट सरकमफ्रेंस है ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो कितना पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर। क्या पहुंच जाएगा 45 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल कब होते हैं, तो आपको बताना है 1 साल के बाद दोनों हो जाते हैं इक्वल। कितना इक्वल 45 सेंटीमीटर। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स पॉइंट में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम आपका सारे एग्जाम पे आपको आए। ठीक है, तो यहां तक रही हम लोगों की जर्नी। किसकी जर्नी रही, थ्योरी की। अब हम फटाफट 5 मिनट के अंदर क्या पढ़ेंगे एमसीक्यू पढ़ेंगे, और एमसीक्यू का
पूरा जवाब आप देंगे क्लियर क्लियर, क्योंकि आपको पूरा थ्योरी हमने बता दिया है। अगर आपने थ्योरी पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका एक भी एमसीक्यू सेशन छूटेगा नहीं, वो सारे एमसीक्यू आप सॉल्व कर लोगे जब पूरा लेक्चर आपने अटेंड किया है तो। ठीक है, तो अब हम लोग एमसीक्यू सेशन करेंगे। हमने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी में वो सारी चीजें आपको पीडिया की कंसेप्ट धीरे धीरे हमने क्लियर करवाया। बिल्कुल बेसिक्स हमने शुरू किया था कि पीडिया क्या है, पीडियाट्रिक क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, ग्रोथ क्या होता है, हाइट क्या होती है, वेट क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस क्या होता है, सारी चीजें हमने क्लियर किया है। और अब आपके सामने आ गया है एमसीक्यू, और आपको इस एमसीक्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि आपने जो अभी थ्योरी में पढ़ा क्या पढ़ा। सही आंसर तुरंत 1 मिनट के अंदर क्या दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। क्या जवाब देंगे आप इसका, बताइए। फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन होते हैं, अब्राहम जैकोबी होते हैं। कौन होते हैं? अब्राहम जैकोबी। अब्राहम जैकोबी क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक है। अब हम बात करते हैं इसमें और ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन इसमें आपको भी देखने को मिल रहा है, इसमें इरिक इरिक्सन, और इरिक इरिक्सन साहब ने क्या दिया था, साइको डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया? तो आपको बताना है इरिक इरिक्सन ने दिया। किसने दिया? इरिक इरिक्सन ने। कौन सी थ्योरी दिया? तो आपको बताना साइको सोशल थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से बताया कि जो बच्चों की स्टेज होती है उसको इन्होंने साइको सोशल के माध्यम से, जो साइको सोशल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, 8 भागों में उनको डिवाइड कर दिया। 8 स्टेज में इन्होंने बताया कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट होता है वो 8 स्टेज में होता है। आगे उसको जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब उसको ब्रीफ से हम लोग जानेंगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर आपको एक ऑप्शन सी दिख रहा होगा, सी ऑप्शन में क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड, और सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दिया? तो आपको बताना सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। इन्होंने 5 भागों में साइकोसेक्सुअल को डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि जब बच्चा 0 से लेकर के 1 साल तक का बच्चा होता है तो इस प्रकार के बच्चे को ओरल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओरल स्टेज। और ओरल स्टेज जो होता है, बच्चा मतलब ओरली मामा फूफा नाना ये सब कहना चालू कर देता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना चालू कर देता है, वीनिंग चालू कर देता है। तो इस प्रकार की स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेज बोलेंगे। और यह स्टेज किसने दिया? साइको सोशल, मतलब कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है, किसने बता दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने बता दिया। और मॉसला एक थ्योरी आई थी, इन्होंने ह्यूमंस बेसिक नीड के बारे में बताया। तो अब जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उस साइकोलॉजी में इसको धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, आगे फर्दर इसकी स्टडी करेंगे साइकोलॉजी में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। और आपके सामने स्क्रीन में आंसर है अब्राहम जैकोबी। क्या थे? फादर ऑफ पीडियाट्रिक थे। इसको अभी हमने क्या किया, स्टडी किए थे। क्वेश्चन क्या है? बेनिफिशियल ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम। आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है कि बेनिफिशियल ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टफ है। कई बार एनएचएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि कौन होते भैया बेनिफिशियल ऑफ आईसीडीएस। तो इसके बारे में पहले तो हमें जानेंगे कि आईसीडीएस क्या होता है। आईसीडीएस क्या होता है उसके बारे में पहले हम जानेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा आईसीडीएस क्या है। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? आईसीडीएस के बारे में जानेंगे। आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और यह स्कीम कब स्टार्ट हुई? 1975 में स्टार्ट हुई। बिल्कुल लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए आईसीडीएस प्रोग्राम कब आया, तो आपको बताना है कि आईसीडीएस प्रोग्राम कब आया? 1975 के अंदर आया। कौन सा प्रोग्राम? आईसीडीएस। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कब आया? 1975 में। क्या काम था इसका? इसका काम था कि जो वुमेन्स को न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग करते समय, या वो छोटे चाइल्ड बच्चों जिनको कई सारी डिसीज से जूझना पड़ता था, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई। उस स्कीम का नाम क्या था? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। मतलब बच्चों को डेवलप करने के लिए एक स्कीम लाया गया, जिस स्कीम का नाम था ICDS। कब स्टार्ट हुई? 1975 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसका सन कि ICDS प्रोग्राम कब आया, तो आपको बताना 1975 के अंदर आया। इसका मेन काम क्या था? इस ICDS का मेन काम था कि जो भी 0 से लेकर के 6 साल के बच्चे होते हैं उनकी केयर प्रोवाइड करना, उनका रख रखाव रखना, उनके न्यूट्रिशन को अच्छा रखना, उनकी वैक्सीन को लगवाना, उनको टाइम पे केयर करना, ये सारा प्रोग्राम किसके अंदर आया? 1975 के अंदर ICDS के अंदर आया। तो इसका मतलब बात सही है कि अगर 0 से 6 साल का बच्चा है तो उसका क्या होगा? वो बेनिफिशियल हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स, अब क्या ऑप्शन है? प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेग्नेंट वुमेन्स का मतलब कि जब वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान उनकी केयर प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी थी? ICDS की जिम्मेदारी थी। किसकी जिम्मेदारी थी? ICDS की जिम्मेदारी थी। तो ये भी हमारा ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। और फिर इसके बाद एडोलेसेंट गर्ल्स आती है। एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं। अब एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती हैं उनको भी इसके अंदर रखा गया कि जो भी 13 साल से 18 साल की जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी ICDS का बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको अच्छे से मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में हेल्थ एजुकेशन मिलना चाहिए। कौन देगा? ICDS प्रोग्राम देगा। तो इसका मतलब, और देखिए कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ साथ 15 से 45 साल की वुमेन्स को भी इसका बेनिफिट क्या होता है? मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बेनिफिशियल ऑफ ICDS प्रोग्राम। तो अब बेनिफिट कौन कौन ले रहा है? 0 से 6 साल का बच्चा भी ले रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन भी ले रही है, और एक जोड़ दें आपको, लैक्टेटिंग वुमेन्स भी इसमें क्या लेंगी? इसका बेनिफिट। मतलब कोई माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उस ब्रेस्ट फीड वाली माँ को भी इसका फायदा मिलेगा। किसका फायदा मिलेगा? ICDS का मिलेगा। क्योंकि ICDS जब प्रोग्राम आया तो अपने साथ एक जन्मजात एक लोगों को लाया जिनका नाम है आंगनवाड़ी वर्कर। क्या नाम है? आंगनवाड़ी वर्कर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए आंगनवाड़ी वर्कर का किसके थ्रू भर्ती होता है? तो आपको बताना है ICDS प्रोग्राम के थ्रू। क्या जिम्मेदारी होती है? गांव में जिम्मेदारी होती है आंगनवाड़ी वर्कर की। क्या जिम्मेदारी? जो प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, दोनों प्रोग्राम का लाभ गांव तक उन महिलाओं को बताना, उन बच्चों को बताना जो बच्चे इनके बेनिफिशियल हैं। जैसे 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं, जब पोलियो का क्या पिलाया जाता है? पोलियो बच्चे को पिलाई जाती, तो कौन जाता है आशा के साथ? आंगनवाड़ी वर्कर ना। पहले आंगनवाड़ी में पिलाया जाता था क्या? पोलियो। पंजीरी आपको मिलती थी, वो पंजीरी कहां मिलती थी? आंगनवाड़ी कहां मिलती थी ना। तो उस आंगनवाड़ी किसका हिस्सा है? ICDS प्रोग्राम का। कितने पॉपुलेशन को कवर करती है? तो आपको बता देना कि भैया 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। कौन कवर करती है? आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर। कौन लाया इनको? ICDS प्रोग्राम के थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर आई। कब? 1975 के अंदर। जितने भी इसमें आपको बेनिफिशियल लोग दिख रहे हैं, इन सारे बेनिफिशियल को किसके माध्यम से हो रहा है? ICDS प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि इस ICDS प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपने साथ किसको लाया? आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर को लाया। और पूछा जाए कि ICDS का बैकबोन और बैंक कौन है आपका, तो आपको क्या बताना है? बैकबोन। बैकबोन आपसे कोई पूछे कि बताइए ICDS प्रोग्राम का बैकबोन कौन है, तो आपको क्या बताना है? आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर जो है ICDS की बैकबोन है। ऐसी एक प्रोग्राम आया था जिस प्रोग्राम का नाम था NRHM। क्या नाम था इसका? NRHM। और एक प्रोग्राम आया भैया 2005 के अंदर। कब आया? 2005 के अंदर। इसका नाम क्या था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या नाम था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। यह प्रोग्राम लॉन्च होता है 2005 में और अपने साथ जन्मजात किसको लाता है? आशा को लाता है। किसको लाता है? आशा को लाता है। और आशा को लाके क्या करवाता है कि जो गांव की जिम्मेदारी होती है, मतलब आशा भी किसमें काम करती हैं?
1000 पॉपुलेशन में। कितने काम करती हैं? 1000 पॉपुलेशन में काम करती है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आशा की भर्ती किसके थ्रू होती है, तो आपको बताना है एनआरएचएम प्रोग्राम के थ्रू होती है। एनआरएचएम का फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब ऐसा मिशन था जो गांव में कोई प्रॉब्लम होती थी उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके आगे आपको सब सेंटर और पीएससी तक रिपोर्ट लगाने का काम किसका था? आशा का था। तो 2005 में प्रोग्राम आया और इनकी जिम्मेदारी क्या थी इस प्रोग्राम में? इनकी जिम्मेदारी इस प्रोग्राम में थी कि जितने भी गांव के लोग हैं, गांव में जो महिलाएं प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं, उनकी प्रेगनेंसी को हॉस्पिटल में करवाया जाए, डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर करवाई जाए। प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाए तो उनका रख रखाव रखा जाए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? आशा की जिम्मेदारी थी। अब आशा कैसे जिम्मेदारी ली गई? सरकार ने बोला कि भैया अगर आप जितनी डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर करवाएंगी उतनी बार हम आपको 600 रुपए देंगे। अब आशा बहुत तेज, अब इन्होंने क्या काम किया कि 600 रुपए लेने के लिए पूरे गांव में भ्रमण चालू कर दिया। पूरे गांव में देखने लगा कि किसके पास कहां पे कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनका नाम लिखना, उनकी लिस्ट बनाना और आगे रिपोर्ट को भेज देना, उनकी जांच करवाना किसकी जिम्मेदारी थी? आशा बहु की जिम्मेदारी थी। आपने देखा होगा आपके गांव में भी आशा है, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है तो 108 में फोन किया जाता है। क्यों फोन किया जाता है? क्योंकि 108 में जब फोन करेंगी इनका केस हॉस्पिटल में जाएगा, डिलीवरी होगी, इनको 600 रुपए मिल जाएगा। तो 600 रुपए के लिए क्या करती है? काम करती है। कौन काम करता है? आशा बहु काम करती है। अब जो एनआरएचएम के लोग थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इनको बहुत ज्यादा साइकोलॉजी आ रही थी। इन्होंने सोचा कि अगर हम इस आशा बहू को सैलरी के पास रखते हैं तो सैलरी तो लेंगी लेकिन काम में नहीं करेंगी। तो इन्होंने क्या लाया? एक लालच दे दिया। किसका लालच? 600 रुपए का लालच कि जितनी डिलीवरी उतना पैसा। अब पूरा दिन आशा गांव में घूमते रहते ही पता लगाती रहती किसके यहाँ डिलीवरी होने वाली। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितनी डिलीवरी करवाएगी उसको उतना पैसा मिलेगा। तो एक प्रकार से टारगेट हो गया। सरकार ने दिमाग लगाया कि टारगेट दे दे कि अगर आप एक महीने के अंदर 10 डिलीवरी करवा देती हैं तो आपका 6000 रुपए क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और आज हर डिलीवरी में आशा बहू को 600 रुपए मिलता है। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये थी, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो मेटरनल मोर्टिलिटी रेट था ये एमएमआर को डिक्रीज करने के लिए, किसको? एमएमआर को डिक्रीज करने के लिए। क्या था एमएमआर? मेटरनल मोर्टिलिटी रेट था। इसको कम करने के लिए इन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होगी तो जो सारी सुविधाएं हैं मां को, सारी सुविधाएं बच्चों को मिल जाएगी। तो जिससे जो केस हो रहा है, जो बच्चे डेथ हो जा रहे हैं, मां का डेथ हो जा रहा है, ब्लड लॉस हो जा रहा है, वो सारा बच सके। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने के लिए इस स्कीम को लाया गया। और इस स्कीम का मतलब यही था कि आशा बहू को इसीलिए अपॉइंटमेंट किया गया कि गांव की जितनी भी डिलीवरी है हॉस्पिटल के अंदर हो। दोनों को फायदा, मां को भी फायदा, बच्चे को भी फायदा और आशा बहू को फायदा और आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा। क्योंकि जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो जो मरने की रिस्क है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो मतलब मोर्टिलिटी रेट हो रही है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस रेट को कम करने के लिए ये प्लान लाया गया। तो आपसे कोई पूछे कि एनआरएचएम प्रोग्राम कब आया तो क्या बताना आपको? 2005 में एनआरएचएम प्रोग्राम किसको लाया? तो आपको क्या बताना है? आशा को। आशा को क्या लाया? एनएचएम प्रोग्राम लाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ रेंज फ्रॉम। तो अभी हमने पढ़ा था कि नॉर्मल कितना होता है, तो हमने पढ़ा था 33 सेंटीमीटर से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक क्या था? नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस था। अब आप देखिए इस ऑप्शन में कहीं 33 से 35 दिख रहा है, यहां देख रहे हैं, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 30 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर। यहां पे क्या दिख रहा है? 31 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। यहां क्या दिख रहा है? 38 से 38 सेंटीमीटर। यहां पे क्या दिख रहा है? 33 सेंटीमीटर से लेकर के 37 सेंटीमीटर। तो जो एग्जैक्ट आंसर लग रहा है वो लग रहा है ए नंबर, क्योंकि जो आंसर होगा हमारा कितना होगा? 31 सेंटीमीटर से लेकर के 33 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे ए आंसर क्यों नहीं सही? क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है, बहुत लो है, इतना सरकमफ्रेंस नहीं होता। तो आपको जो करेक्ट आंसर देना, क्या देना है? ए नंबर देना है। ए नंबर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपके थ्योरी के अनुसार, जो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा। चौरा जो आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका? मिड आर्म सरकमफ्रेंस। क्या देख पा रहे हैं आप? मिड आर्म सरकमफ्रेंस पूछा गया है कि मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है नॉर्मल। तो आपको बता दें कि जो नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, थ्योरी के माध्यम से जानेंगे। 30.5 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर क्या होता है?
नॉर्मल होता है। क्या होता है हमारा मिड आर्म सरकमफ्रेंस। और अगर ये 12.5 सेंटीमीटर से लेकर के 30.5 सेंटीमीटर तक होगा तो क्या कहलाएगा, माइल्ड माल न्यूट्रिशन। और यही अगर 11 से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीवियर कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीवियर कंडीशन। तो आपको बता दें कि जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है इसको हम लोग क्यों चेक करते हैं, इसको इसलिए चेक किया जाता है किसी भी बच्चे का माल न्यूट्रिशन को पता लगाने के लिए। कोई बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग मिड आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करते हैं। और मिड आर्म सरकमफ्रेंस को चेक करने के लिए जो टेप का यूज करते हैं उस टेप का यूज क्या नाम है, उसका नाम है साकिर टेप। क्या नाम है उसका, साकिर टेप। साकिर टेप के माध्यम से किसको मेजर करते हैं, मिड आर्म सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसने पूछा है नॉर्मल, तो जो हमारा नॉर्मल वैल्यू दिख रहा है क्या 13, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर बी में लगाएंगे तो माइल्ड हो जाएगा, माइल्ड माल न्यूट्रिशन। और ए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मॉडरेट माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, माइल्ड माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो अगर 11 के नीचे किसी का मिड आर्म सरकमफ्रेंस मिलता है तो मतलब वो बच्चा क्या है, माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा पीईएम। पीईएम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कब हो जाता है, जब बच्चे को प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैलोरी की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की डिसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक डिसीज का नाम सुना होगा जिसका नाम क्वाशियोकर है। क्वाशियोकर कब हो जाता है, जब बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की। और प्रोटीन का काम क्या है, बॉडी बिल्डिंग का काम, मतलब टिश्यू को बनाता है। और जब प्रोटीन बच्चे की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर टिश्यू नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, क्वाशियोकर हो जाएगा। और एक डिसीज होती है जिसका नाम है मरासमस। क्या नाम है उसका, मरासमस। और मरासमस कब हो जाता है, जब बच्चे के अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है तो डिसीज क्या हो जाएगी, मरासमस हो जाएगी। तो क्वाशियोकर कब होगा, जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्वाशियोकर। और जब एनर्जी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको मरासमस की कमी हो जाएगी। मतलब जितनी उसको डेली कैलोरी चाहिए वो कैलोरी बच्चे को नहीं मिल पाती है तो क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इसी माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाया जिस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। क्या नाम था, मिड डे मील स्कीम। और मिड डे मील स्कीम कब आया, 1961 के अंदर आया। और इस स्कीम के माध्यम से जब आप स्कूल में जाते हो तो जो आपको खाना मिलता है अलग अलग दिन, एक हफ्ते को डिवाइड कर दिया गया है कि मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, वेडनेसडे को क्या मिलेगा। अलग अलग से आपको डाइट दी जाती है कि बच्चे कोई भी माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। तो उनको बराबर प्रोटीन, बराबर कैलोरी, मतलब जो उनकी 24 घंटे की डाइट है उसमें से 30% जो डाइट होती कहां प्रोवाइड की जाती है, आपके स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर प्रोवाइड की जाती है। किसके माध्यम से, मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से। तो मिड आर्म सरकमफ्रेंस हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम माल न्यूट्रिशन को बच्चे को पता लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर मिड आर्म सरकमफ्रेंस नॉर्मल नहीं है, अपने नॉर्मल रेशियो से अबनॉर्मल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, बच्चा माल न्यूट्रिशन है। कब माल न्यूट्रिशन है, जब उसका 13.5 सेंटीमीटर से लेकर के 16 सेंटीमीटर तक होता है तो नॉर्मल। और अगर इस और इससे कम हो गया तो बच्चा क्या कहलाएगा, माइल्ड माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइल्ड माल न्यूट्रिशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड 1 ईयर, वर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड एट 1 ईयर हुज बर्थ वेट वाज 3.5 kg। इसने एक नॉर्मल वैल्यू दिया है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था, जब बच्चे का क्या हुआ था, जन्म हुआ था तो बच्चे का वजन कितना था, 3.5 किलो। अब पूछा जा रहा है कि 1 साल के अंदर बताइए, जब 1 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसका वजन कितना हो जाएगा, यही यहाँ पे पूछा गया है। और अभी आपने पढ़ा है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर देते हैं, 3 से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 10.5 kg आ जाएगा। तो इसमें जो 10.5 kg होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ए नंबर में क्या है 7.5, ए गलत हो जाएगा। 10 में क्या, बी नंबर में क्या मिल रहा है 10.5 kg, ए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। डी में देख रहे हैं 12 की जो गलत हो जाएगा। 11 kg क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था
कि बच्चे का वजन जो होता है 1 साल के अंदर कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या पूछा है, बर्थ वेट एंड इन्फेंट ट्रिपल एट एज। अब वही जो क्वेश्चन अभी आपने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा, वही क्वेश्चन को फिर से दोबारा आ गया है। इसने क्या पूछा है कि बच्चे का जो वेट है इन्फेंट का ट्रिपल कब हो जाएगा। साल पूछ लिया कि भैया बताइए जब बच्चा पैदा हुआ था उस वेट से ट्रिपल कितने साल में हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, पहले 1 साल हमने पढ़ा था कि बच्चे का जो वजन हो जाता क्या हो जाता है 1 साल, करेक्ट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। 2 साल में बच्चा क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। और जब 9 मंथ का बच्चा होता है तो क्या होता है, बच्चा डबल रहता है। तो इसका मतलब ए आंसर हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है हमारा, 1 नंबर हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपका जो 1 नंबर आंसर क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और दिख रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा है, इनफेंसी इज ए पीरियड, इनफेंसी इज ए पीरियड फ्रॉम। इनफेंसी का मतलब होता है इनफेंट, क्या होता है मतलब इसका, इन्फेंट पूछा है कि बच्चा इन्फेंट के पीरियड को, बच्चे को बताइए कि बच्चे का जो पीरियड होता है इन्फेंट कब होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि बच्चा 28 दिन से लेकर के 1 साल का बच्चा क्या कहलाएगा, तो आपको बताना था इन्फेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्फेंट कहलाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या जाता है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, करेक्ट। क्योंकि 0 से लेकर के 1 ईयर के बच्चे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेंट बोलते हैं। जब बच्चा 1 साल से 3 साल का होता है क्या कहलाएगा, टोडलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, टोडलर कहलाएगा। और 6 से 12 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कूल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्कूल एज बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो 3 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्री स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्री स्कूल। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 1 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में आपसे वही पूछा था कि बताइए इन्फेंसी इज पीरियड फ्रॉम, मतलब इन्फेंट बच्चे को कब बोलेंगे। तो जब बच्चा 0 से लेके 1 साल का बच्चा है तो क्या कहलाएगा, वो इन्फेंट कहलाएगा। जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोडलर बोलेंगे। जब 6 से 12 साल का बच्चा हो जाएगा तो स्कूल एज बोलेंगे। और जब बच्चा 3 से 6 साल का हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्री स्कूल इसको बोलेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाता है क्या जाता है, 0 से 1 ईयर। मतलब आपका ए नंबर आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है कि द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी। और अभी हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी होती है, तो हमने पढ़ा था 45 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर। और इसमें आंसर किसमें दिया है, इंच में दिया है। हमने इंच के बारे में डिस्कशन किया था कि 18 इंच से लेकर के 20 इंच तक बच्चा क्या होता है, एट बर्थ जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें कितने बच्चे की हाइट होती है, तो 18 से 20 इंच। तो इसमें कहीं 18 से 20 इंच आंसर दिख रहा है, जी हाँ बी नंबर दिख रहा है। हमारा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ए जो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, अनकरेक्ट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होता है, बी नंबर सही। क्योंकि जब एट बर्थ बच्चे की हाइट कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर। पूछा है कि ऑप्टिमल हेड सरकमफ्रेंस विल बी 45 सेंटीमीटर। अब इसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताइए कि जो नॉर्मल बच्चे की हेड सरकमफ्रेंस है 45 सेंटीमीटर कब पहुंच जाएगा, 45 सेंटीमीटर कब पहुंच पाएगा। क्योंकि क्या लिखा है, ऑप्टिमल हेड सरकमफ्रेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट। क्या पूछा है, 45 सेंटीमीटर उसने पूछा है। तो हमने आपको बताया था कि बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस है नॉर्मल पहले 6 मंथ तक कितना बढ़ता है, तो आपको बताना है 2 सेंटीमीटर। कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर पहले 6 मंथ में बढ़ेगा। तो जब 1 साल में हमने बताया था कि हेड सरकमफ्रेंस, क्या हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल कब हो जाते हैं, तो हमने बताया था 1 साल, दोनों में 1 साल की जो हाइट कितना पहुंच जाएगा, तो आपको बताना था 45 सेंटीमीटर। कितना पहुंच जाएगा,
45 सेंटीमीटर, तो आंसर इसका क्या चला जाएगा 12 मंथ, क्योंकि 12 मंथ क्या होता है, एक साल को क्या बोलते हैं, 12 मंथ को एक साल बोलते हैं। तो वही पूछा था कि 45 सेंटीमीटर कब पहुंच जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 मंथ ऑफ एज। और ए आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ए, बी और डी हो जाएंगे गलत, क्योंकि बी में 40 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, 43 सेंटीमीटर क्या हो जाता है यहां पे, जब 43 सेंटीमीटर उसकी हेड सरकमफ्रेंस पहुंच जाएगा जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तब। ठीक है, तो आज का जो एमसीक्यू सेशन था हमारा यहीं तक था। आपने जो थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के साथ साथ आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, और एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा जाएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पीडिया की अलग से और थ्योरी पढ़ाई जाएगी, आगे की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद आपको फिर से प्रॉपर ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। क्योंकि जब आप एक थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी के बाद तुरंत आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं, तो आपके सारे आंसर क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार फिर से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले टाइम पे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप वीडियो को वॉच करते रहे, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे, और आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।